हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लक्ष्मी डेंटल आईपीओ की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, एकदम बारीकी से सभी चीज़ों को समझने वाले हैं और लास्ट में हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इनके बिजनेस को समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कही जा रही है इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 2004 लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी। ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2004 में, मतलब तब से अब तक की बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं कंपनी के। ठीक है, और ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स की कंपनी है। द कंपनी ऑफर्स कस्टम crowns and bridges, branded dental items like clear aligners and thermoforming sheets, aligner related products as part of its aligner solutions and pediatric dental products। सिंपल तौर पे आप लोग ये समझो कि ये जो कंपनी है ये डेंटल सेक्टर से बिलोंग करती है। डेंटल की सेक्टर में अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन यूज किए जाते हैं, तो उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। ठीक है, अगर हम फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के कुछ 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, लोकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मुंबई, कोची एंड दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद वगैरह। ठीक है, तो इन लोकेशंस पे कुछ 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डेंटल नेटवर्क को डिस्कस करते हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 द कंपनीज डेंटल नेटवर्क इंक्लूड्स ओवर 22,000 क्लिनिक्स एंड डेंटिस्ट्स across more than 320 cities nationwide। नेशनवाइड अगर हम बात करें तो कंपनी की जो डेंटल नेटवर्क है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लार्ज है, जिसमें कंपनी ने 22,000 क्लिनिक्स एंड डेंटिस्ट्स के साथ टाई अप की हुई है और इनके जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अगर हम डोमेस्टिकली वाइज बात करें तो मोर देन 320 सिटीज में कंपनी की प्रेजेंस है, काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो आगे कही जा रही है द कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सपोर्टिंग टू ओवर 90 कंट्रीज। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है कंपनी की, लेकिन डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कंपनी की अच्छी प्रेजेंस है। कंपनी जो है ये ओवर 90 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, काफ़ी अच्छी बात है। आगे यहाँ पर देखो कही जा रही है एज ऑफ सितंबर 30, 2024 द कंपनी हैड 2,372 एम्प्लॉयज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो देखो दोस्तों, कंपनी के एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो सितंबर 30, 2024 के अनुसार फिलहाल 372 एम्प्लॉयज हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो कही जा रही है द ओनली इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी इन इंडिया वेल पोजिशन टू कैप्चर इंडस्ट्री टेलविंड्स। तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये ओनली इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स की कंपनी है इंडिया के अंदर, काफ़ी अच्छी बात है, जो कि इंडस्ट्री टेलविंड्स को कैप्चर करने के लिए वेल पोजिशनड है। आगे बढ़ते हैं, second largest player in domestic laboratory business and largest export laboratory with increasing adoption of digital dentistry। तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है किस चीज़ में, किस फील्ड में, डोमेस्टिक लेबोरेटरी बिजनेस एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट लेबोरेटरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्स ब्रांडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाइड है बढ़िया तरीके से। ठीक है, लार्ज डेंटल नेटवर्क प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। जैसा कि अभी हमने बोला कि कंपनी की जो नेटवर्क है ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी लार्ज है। ठीक है, तो लार्ज डेंटल की नेटवर्क जो है ये मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है। रोबस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कैपेबिलिटीज विथ स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योरिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलो ओवरऑल यहाँ पर हम बिजनेस की बात करें तो भाई साहब बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी डेंटल सेक्टर से बिलोंग करती है और इस सेक्टर की डिमांड फ्यूचर में भी डेफिनेटली रहने वाली है। ठीक है, अगर हम अभी के समय की बात करें तो भाई साहब अभी कौन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है। ठीक है, हर कोई अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, तंदुरुस्त रखना चाहता है। अगर हम इसमें सिर्फ दांत की बात कर लें तो यार दांत को भी लोग एकदम स्वच्छ रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, एकदम चकाचक रखना चाहते हैं।
अब वो चाहे समाज में अच्छे दिखने के लिए रखे या फिर अपना जो खाना पीना है उसके लिए रखे, लेकिन दांत के ऊपर भी लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, दांत अगर थोड़ा सा बाहर निकलने लगे तो वहाँ पर एक पिन का सिस्टम होता है लगाने का, वो लगाते हैं। दांत अगर पीलापन दांत में आ जाए तो उसके लिए लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। कुछ भी यहाँ पर दांत में अगर प्रॉब्लम हो तो लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं। ठीक है, दांत अगर टूट भी जाए तो वहाँ पर डुप्लीकेट दांत लगाते हैं। ठीक है, तो दांतों के ऊपर भी लोग जो है ये काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। एक चीज़ और कि देखो अभी का समय ऐसा है कि एक ट्रेंड चल रहा है, सेल्फी में लोग दांत दिखाकर सेल्फी लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, दांत दिखाने के लिए दांत अच्छे भी तो होने चाहिए, तो उसके लिए लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उसके ऊपर अपना पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सेल्फी लेने वाले लोग ही दांतों पर खर्चा करते हैं, जिनको रियल में दांतों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी पैसे खर्च करते हैं दांतों के लिए। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम इन कंपनीज की बात करें तो आगे चलकर डेफिनेटली इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड्स रह सकती है। ठीक है, ये जो सेक्टर है इसकी डिमांड डेफिनेटली आगे चलकर रह सकती है। अब देखो यहाँ पर हमने बोला कि सेक्टर की डिमांड रह सकती है, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड रह सकती है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं की डिमांड रह सकती है। ठीक है, ओवरऑल इस प्रोडक्ट कैटेगरी की, इस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। ये है 2022 की डेटा, ये FY22 समझकर चलो, फिर FY23, FY24 एंड फिर FY25 का 6 मंथ का डेटा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम एसेट्स की बात करें तो देखो 2022 में 102 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि 23 में घटकर 96 करोड़ पर पहुंच गए। एंड उसके बाद 2024 में बढ़कर 134 करोड़ पर पहुंच गए। एंड उसके बाद 2025 के फाइनेंशियल ईयर में अगर हम 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 158 करोड़ की एसेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं तो देखो 138 करोड़, 163 करोड़, 195 करोड़ और फिर यहाँ पर FY25 के 6 मंथ में 117 करोड़। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 6 मंथ की डेटा है तो इनसे कंपेयर करना सही नहीं होगा, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, एंड ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि देखो ये पूरे साल की डेटा है और यहाँ पर सिर्फ 6 मंथ की डेटा है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है FY25, ये एंड होते होते तकरीबन यहाँ पर इससे ज़्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, अभी जो 117 करोड़ की है इससे डबल होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है कंसिस्टेंसी के साथ। यहाँ पर हम प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं तो देखो यहाँ पर 2022 के अंदर कंपनी ने 138 करोड़ की सेल्स की थी, लेकिन कंपनी लॉस में थी, -18 करोड़ की। फिर यहाँ पर सेल्स बढ़कर 163 करोड़ पर पहुंची, लेकिन प्रॉफिट्स यहाँ पर फिर भी माइनस में है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं, लॉस है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉसेज यहाँ पर कम हुए हैं, -18 करोड़ से घटकर -4 करोड़ के लॉसेज रह गए। एंड उसके बाद यहाँ पर सेल्स बढ़कर 195 करोड़ पर पहुंची एंड यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कंपनी देखो लॉस से प्रॉफिट में आ गई है 25.23 करोड़ की। एंड उसके बाद FY25 के 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 22 करोड़ के अप्रॉक्स है। चलो यहाँ पर अच्छी बात है। देखो अगर हम 2023 तक बात करें तो कंपनी लॉस में थी, 2024 से कंपनी प्रॉफिट में आई है। ठीक है, नेटवर्थ को डिस्कस करते हैं तो देखो 22 करोड़ घटकर 19 करोड़ के अप्रोक्स हुई, फिर यहाँ पर 44 करोड़ और फिर 67 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो नेटवर्थ है वो डिक्रीज हुई है एंड फिर यहाँ से बढ़ते हुए भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर डिक्लाइन हुई है हल्की सी, जैसे हमें एसेट्स के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला था यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें नेटवर्थ के अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड उसके बाद यहाँ पर टोटल बोरोइंग की बात करें तो 29 करोड़, फिर यहाँ पर बढ़कर 31 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पर बढ़कर 42 करोड़ और फिर यहाँ पर FY25 के 6 मंथ में 40 करोड़। जो बोरोइंग्स हैं वो भी कंटिन्यूसली कंपनी के बढ़ रहे हैं, यानी कि जो कर्जे हैं वो कंपनी के बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 2352.38 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। यहाँ पर ROE की बात करें तो 78.78% की है, ROC 19.97% की, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.94 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 78.78% की, पैट मार्जिन 13.03 की, प्राइस टू बुक वैल्यू 49.59 की। चलो आगे बढ़ते हैं, EPS एंड P रेशियो को डिस्कस करते हैं। तो प्री IPO EPS है
4.88 की, जो कि पोस्ट आईपीओ 8.27 की हो जाएगी, यानी कि आईपीओ के बाद ईपीएस जो है ये इतने की हो जाएगी। ठीक है, ये रुपीज में है। फिर यहाँ पर पी रेशियो की बात करें तो प्री आईपीओ पी रेशियो है 87.77 की, जो कि पोस्ट आईपीओ यानी कि आईपीओ के बाद 51.73 की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रोमोटर्स के नेम्स देख सकते हो, यहाँ पर ये लोग कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। अभी यहाँ पर शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो 46.56% की है। ठीक है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है फिलहाल की। देखो अभी भी देखा जाए तो कम है, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो इशू के बाद और भी कम होने वाले हैं। तकरीबन यहाँ पर 36-37% की होल्डिंग होने वाली है पोस्ट इशू प्रमोटर्स की। अब देखो ऐसा क्यों, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। ठीक है, बेसिकली ये एक नेगेटिव पॉइंट है आईपीओ के लिए। अब चलो यहाँ पर हम आईपीओ के डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आईपीओ डेट की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये जनवरी 13, 2025 टू जनवरी 15, 2025 तक रहने वाली है। ठीक है, 13, 14, 15 3 दिन। लिस्टिंग डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है, आगे डिस्कस कर लेंगे। फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर की। प्राइस बैंड 407 से लेकर 428 रुपये पर शेयर की है। लॉट साइज 33 शेयर्स की है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 698.06 करोड़ की है, और इतने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो है इशू साइज, इसमें एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये है कि लगभग 80% जो है हिस्सा ये है ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल में देखो 698 में से यहाँ पर 560 करोड़ अप्रोक्सीमेटली जो है ये ऑफर फॉर सेल का इशू है, एंड बाकी यहाँ पर 20% के अप्रोक्स जो बचती है वो है फ्रेश इशू। ठीक है, 138 करोड़ ओनली। तो ये एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को बेचते हैं। ठीक है, एंड फ्रेश इशू में नए शेयर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। और फ्रेश इशू के जो अमाउंट्स होते हैं वो कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करती है, एक्सपेंशन के लिए यूज करती है, और साथ ही साथ डेब्ट या फिर लोन्स वगैरह की जो रीपेमेंट करनी होती है उन चीज़ों के लिए यूज करती है कोई कंपनी। ठीक है, एंड इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी भी सेम इसी चीज़ के लिए ये फ्रेश इशू वाले अमाउंट्स को यूज करने वाली है। जो फ्रेश इशू के अमाउंट्स होते हैं वो कंपनी के अंदर आते हैं, कंपनी फिर उस पैसे को कंपनी के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बोला एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए करती है, जो डेब्ट और लोन्स वगैरह होते हैं उनके रीपेमेंट्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ों के लिए यहाँ पर ये जो कंपनी है ये फ्रेश इशू के जरिए 138 करोड़ की फंड रेज करने वाली है। सब्सिडरीज हैं कंपनी के, तो उनके अंदर जो डेब्ट वगैरह है उनके लिए ये कंपनी फंड रेज कर रही है, और उनके अंदर डेब्ट की रीपेमेंट्स करने के लिए कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। ठीक है, एंड उसके बाद लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई दोनों जगह पे लिस्टिंग होने वाली है। शेयर होल्डिंग प्री इशू इतने शेयर्स की है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू इतने शेयर्स की रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 5,17,37,850 शेयर्स प्री इशू, एंड पोस्ट इशू 5,49,62,149 शेयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आईपीओ टाइमलाइन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आईपीओ ओपन डेट की बात करें तो मंडे 13 जनवरी 2025। आईपीओ क्लोज डेट की बात करें तो वेडनेसडे 15 जनवरी 2025। ठीक है, 3 दिन तक ये आईपीओ चलने वाली है, 13, 14 और 15। ठीक है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी कि आपको अलॉटमेंट कब पता चलेगा, 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को आपको अलॉटमेंट चेक करना है। फिर इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो आपका जो फंड है वो रिफंड किया जाता है, तो वो रिफंड की इनिशिएशन हो जाएगी यहाँ पर 17 जनवरी से। ठीक है, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट, अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो शेयर्स जो हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे 17 जनवरी को। ठीक है, अलॉट अगर नहीं होता है तो यहाँ पर रिफंड की इनिशिएशन जो है वो 17 जनवरी को शुरू हो जाएगी। लिस्टिंग डेट है यहाँ पर मंडे 20 जनवरी 2025, क्योंकि यहाँ पर देखो 17 के बाद यहाँ पर शनिवार और रविवार आ जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर मंडे को यहाँ पर
लिस्टिंग होने वाली है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन 5 पीएम ऑन जनवरी 15 2025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी डेंटल आईपीओ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखो दोस्तों, क्यूआईबीज के लिए 75% शेयर्स ऑफर किए गए हैं। रिटेल के लिए अगर हम बात करें तो ओनली 10%। फिर यहाँ पर एचएनआईज के लिए बात करें तो 15%। ठीक है, रिटेल के लिए देखो यहाँ पर काफ़ी कम रखा गया है, काफ़ी कम शेयर्स ऑफर किए गए हैं। अब देखो यहाँ पर लॉट साइज को डिस्कस करते हैं। रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट है यहाँ पर, जिसमें 33 शेयर्स मिलेंगे और इसमें आपको अमाउंट्स लग जाएंगे 14,124 रुपए के। ठीक है, एंड मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 14 लॉट्स के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। एंड शेयर्स आपको मिल जाएंगे 462, अमाउंट्स लग जाएंगे 1,97,736 रुपए। ठीक है, फिर स्मॉल एचएनआईज के लिए बात करें तो मिनिमम 15 लॉट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 495 शेयर्स मिलेंगे, 2,11,860 रुपये लगेंगे। फिर यहाँ पर स्मॉल एचएनआईज के अंदर ही मैक्सिमम की बात करें तो 70 लॉट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 2310 शेयर्स मिलेंगे, 9,88,680 रुपये लगेंगे। फिर यहाँ पर बिग एचएनआईज के लिए बात करें तो मिनिमम 71 लॉट से यहाँ पर बाइंग करनी है। और यहाँ पर मतलब शेयर्स की बात करें तो 2343 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट्स लगेंगे 10,02,804 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया लॉट साइज। अब यहाँ पर हम एंकर इन्वेस्टर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, कंपनी ने 314.13 करोड़ फंड रेज किए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर हम इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स एंड रजिस्ट्रार के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, ये कंपनीज हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, जिसमें है नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ऑफ द लक्ष्मी डेंटल आईपीओ, वाइल लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार ऑफ द इशू। ठीक है, तो देखो ये जो आईपीओ है इसका रजिस्ट्रार है लिंकन टाइम। तो आपको जब आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करना होगा तो लिंकन टाइम के वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर हम जीएमपी की बात करें तो आज मैं 11 जनवरी को तकरीबन वीडियो बना रहा हूँ 5 बजे शाम के। ठीक है, और यहाँ पर देखो अभी के अनुसार जो जीएमपी है ये 145 रुपये की चल रही है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 33.9% की जीएमपी चल रही है। ठीक है, अभी देखा जाए तो ठीक ठाक है यहाँ पर जीएमपी। दोस्तों, अभी हमने आईपीओ के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। अब चलो यहाँ पर हम फाइनल कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस यार बढ़िया है। अभी जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, फ्यूचर में डिमांड डेफिनेटली इस सेक्टर की रहने वाली है, तो सेक्टर के हिसाब से ठीक है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2024 से कंपनी जो है ये प्रॉफिट में एंटर की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस आईपीओ में जो बड़ी नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का जो हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा है। जो आईपीओ की इशू साइज है टोटल, उसमें तकरीबन 80% का जो इशू है ये ऑफर फॉर सेल का है। मतलब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेचने वाले हैं। बाकी सिर्फ 20% जो है वो यहाँ पर फ्रेश इशू का आईपीओ है। ठीक है, और ये 20% का जो अमाउंट है वो कंपनी के अंदर यूज किए जाएंगे, कंपनी की ग्रोथ के लिए, डेब्ट्स वगैरह की रीपेमेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ऑफर फॉर सेल के अंदर चूंकि काफ़ी बड़ी अमाउंट्स हैं, तो फिर यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगी आईपीओ के बाद। अभी 46% के अप्रोक्स है, जो कि आईपीओ के बाद तकरीबन 36% की हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आईपीओ के अंदर बनी हुई है। अब देखो यहाँ पर जीएमपी वगैरह की बात करें तो अभी ठीक ठाक चल रही है, 33-34% के अप्रोक्स चल रही है। और यहाँ पर हम बहुत ही बेहतर जीएमपी एक्सपेक्ट करके भी नहीं चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 20 से 35% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है इस आईपीओ में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार के जीएमपी है सेम टू सेम वही तरह से हमें लिस्टिंग गेन मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो हम इतना एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, पर्सनली ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, कि इतना यहाँ पर लिस्टिंग गेन तो मिल ही जाना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम
सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन तकरीबन यहाँ पर 70 से 75 गुना यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार की सब्सक्रिप्शन हो सकती है इस आईपीओ में। ठीक है, अब देखो अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो मैं खुद भी यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ इस आईपीओ में। मुझे ठीक ठाक लग रहा है ये आईपीओ। हम इसे बहुत ही बढ़िया या फिर बहुत ही खराब नहीं कह सकते हैं, मतलब फेयर मानकर चल सकते हैं। ना ही बहुत ही बढ़िया है, ना ही बहुत ही खराब है। ठीक है, और ना ही यहाँ पर मतलब बहुत ही बेहतर हमें लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे, ना ही मतलब बहुत ही खराब मिलेंगे, मतलब लॉसेज हो जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें भी पर्सनली मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं किस दिन अप्लाई करूँगा? 15 जनवरी को, जिस दिन लास्ट डेट रहेगी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। उस दिन मैं जीएमपी वगैरह को देखकर डिसीजन लूँगा। ऐसा नहीं है कि आप भी सेम टू सेम इसी चीज़ को फॉलो करो। आपको अपने स्टडी के अनुसार जो चीज़ें ठीक लग रही हैं वो कर सकते हो। ठीक है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं? कमेंट में ज़रूर से बताना। और दोस्तों, ये रही हमारी आज की फाइनल वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।